इतिहास में ना कुछ कहानियां इतनी कमाल की होती हैं कि उन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं, एक गुलाम की कहानी। सोचिए जरा, एक ऐसा इंसान जो गुलाम था, लेकिन उसने अपनी किस्मत को पूरी तरह से पलट दिया और हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर सल्तनतों में से एक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बन गया। तो चलिए इस हैरान कर देने वाले सफर को करीब से समझते हैं। तो देखिए, आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम दिल्ली सल्तनत का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर बात करेंगे इसके पहले शासकों की, यानी मामलुक वंश की। उसके बाद कहानी के हीरो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानेंगे कि आखिर वो था कौन। हम उसके शासन और उसके बनवाए गए मॉन्यूमेंट्स पर भी एक नज़र डालेंगे। और आखिर में हम देखेंगे कि इस पहले सुल्तान की विरासत आखिर थी क्या। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, दिल्ली सल्तनत का एक परिचय। ये वो दौर था जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। और देखिए, दिल्ली सल्तनत कोई चंद सालों की हुकूमत नहीं थी। हम बात कर रहे हैं पूरे 320 साल की। जी हाँ, 1206 से लेके 1526 तक। जरा सोचिए, 3 सदियों से भी ज्यादा का वक्त। इतने लंबे समय में तो किसी भी जगह की पूरी तकदीर बदल जाती है। और इतने लंबे समय में दिल्ली की गद्दी पर कोई एक राजवंश नहीं बैठा, बल्कि एक के बाद एक कुल 5 अलग अलग राजवंशों ने यहाँ राज किया। और हर किसी की अपनी अलग कहानी, अपना अलग अंदाज था। ये हैं वो 5 राजवंश, मामलुक या गुलाम वंश, फिर खिलजी, तुगलक, सैयद और आखिर में लोदी वंश। हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है सबसे पहले वाले से, यानी मामलुक वंश से, जिसे गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है। अब हम आ गए हैं पहले शासकों पर, यानी मामलुक वंश पर। देखिए, इसका जो दूसरा नाम है ना, गुलाम वंश, ये अपने आप में ही एक सवाल खड़ा करता है। आखिर इस वंश का नाम ऐसा क्यों पड़ा? इस वंश को मामलुक वंश भी कहते हैं। अब ये जो शब्द है मामलुक, ये अरबी भाषा से आया है। इसका मतलब होता है एक ऐसा गुलाम जिसके माता पिता आज़ाद थे। मतलब ये कोई आम गुलाम नहीं थे। इन्हें खास तौर पर मिलिट्री सर्विस के लिए खरीदा जाता था और बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी। और इसी मामलुक वंश की नींव जिसने रखी, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। जी हाँ, यही वो शख्स है जो एक गुलाम से सुल्तान बना और जिसने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की। तो आखिर कौन था ये? तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी शुरू होती है तुर्किस्तान से। वो एक तुर्क परिवार में पैदा हुआ था और उसके माता पिता आज़ाद थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और उसकी ये आज़ादी ज़्यादा दिन तक नहीं चली। बहुत ही छोटी उम्र में उसे उसके घर से दूर ले जाकर निशापुर के एक बाजार में गुलाम की तरह बेच दिया गया। किस्मत से वहां उसे एक काजी ने खरीद लिया, जिसने उसकी परवरिश की, उसे पढ़ाया लिखाया। लेकिन फिर उस काजी की मौत हो गई और ऐबक को एक बार फिर बेच दिया गया। पर इस बार जो खरीदार था वो कोई आम इंसान नहीं था। वो था शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। और बस यही वो पल था जिसने ऐबक की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। क्योंकि गोरी ने ऐबक में सिर्फ एक गुलाम नहीं, बल्कि एक जबरदस्त लीडर और फौजी की काबिलियत देखी। तो अब मोहम्मद गौरी की मौत के बाद सीन में आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने अपने मालिक के जीते हुए भारतीय इलाकों पर अपना कंट्रोल जमाया और यहीं से एक नए साम्राज्य की नींव रखी। चलिए देखते हैं उसके शासन और उसके बनवाए गए स्ट्रक्चर्स को। तो देखिए, ऐबक को ही भारत में तुर्की राज्य का फाउंडर माना जाता है। उसने लाहौर को अपना कैपिटल बनाया, अजमेर, कन्नौज, कालिंजर जैसे कई बड़े इलाकों को जीता। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि 1208 में जाकर उसे गुलामी से ऑफिशियली आज़ादी मिली और तब उसने सुल्तान का टाइटल लिया। ऐबक अपनी दरियादिली, मतलब अपनी जेनरोसिटी के लिए भी बहुत फेमस था। वो इतना दान देता था, लाखों का दान, कि लोगों ने उसे लाख बख्श कहना शुरू कर दिया, यानी लाखों का दान देने वाला। इतना ही नहीं, वो कुरान को बहुत ही सुरीली आवाज में पढ़ता था, जिसकी वजह से उसे कुरान खां का टाइटल भी मिला। लेकिन ऐबक की पहचान सिर्फ एक विजेता के तौर पर नहीं है। उसने दिल्ली में कंस्ट्रक्शन भी शुरू करवाया और इसकी शुरुआत हुई दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाने से, जो उस सल्तनत की शुरुआती मस्जिदों में से एक मानी जाती है। और उसका काम सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं था। उसने अजमेर में, जहां पहले एक संस्कृत स्कूल था, वहां 2.5 दिन का झोपड़ा नाम की एक और मस्जिद बनवाई। पर शायद उसकी सबसे बड़ी और सबसे मशहूर देन वो इमारत है जिसे आज हम सब जानते हैं, कुतुब मीनार।
जी हाँ, इसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी थी, एक सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। तो ऐबक ने एक बहुत बड़ी सल्तनत की नींव तो रख दी थी, लेकिन वो खुद उस पर ज्यादा दिन राज नहीं कर पाया। उसकी कहानी का अंत बहुत ही अचानक, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तरीके से हुआ। साल था 1210। सुल्तान बनने के बस कुछ ही साल बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई। और उसकी मौत की वजह, वो भी काफी अजीब थी। वो लाहौर में चौगान, जो आज के पोलो जैसा एक खेल होता है, वो खेल रहा था, और खेलते खेलते वो घोड़े से गिर गया और उसकी जान चली गई। सोचिए, एक सल्तनत के फाउंडर का ऐसा अंत वाकई हैरान करने वाला है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि एक गुलाम जिसने अपनी काबिलियत के दम पर एक पूरी सल्तनत खली कर दी, उसकी विरासत कितनी मजबूत थी? और इसका जवाब ये है कि उसकी रखी हुई नींव इतनी ज्यादा मजबूत थी कि उस पर अगले 300 सालों तक दिल्ली सल्तनत टिकी रही। ये एक ऐसी विरासत थी जिसकी कहानी गुलामी की जंजीरों से शुरू होकर सुल्तानी के तख्त तक पहुंची थी।